पूरे भारत से जुड़ रहे हैं। मैं आप सबका जीजेपीसी की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज के वेबिनार्स को संचालित करने के लिए सभ्यसाची राय जो हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, अपरिहार्य कारणों से किसी मीटिंग में है अभी तक, तो अभी ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं जीजेपीसी की तरफ से आप सभी को, और आज के हमारे जो मुख्य वक्ता है से निशांत शाह जी, क्योंकि आप जो ऑडियंस पे जुड़ रहे हैं लोग कई बार निशांत जी के साथ में, निशांत जी आप ईएलपी से ताल्लुकात रखते हैं, ईएलपी के सीनियर पार्टनर हैं और कई बार जीजेपीसी के तमाम असाइनमेंट्स पे लगातार अपनी सेवाएं देते रहे हैं और हमारे मेंबर्स इनसे काफी लाभान्वित होते रहे पास्ट में भी, और भविष्य में भी किसी न किसी ऐसे असाइनमेंट्स के द्वारा जो है आपका हमें सहयोग मिलता रहेगा, हम अपेक्षा रखते हैं। आज का जो सब्जेक्ट है जिसपे हम यहाँ चर्चा के लिए इकट्ठा हुए हैं, जीएसटी ऑडिट एंड प्रैक्टिकल इनसाइट्स। तो इसके पीछे हमारा लॉजिक ये था कि जो डिफरेंट कंपनीज के सीएफओज हैं, जो टैक्स में डीलिंग करते हैं, जो फाइनेंस टीम के लोग हैं, उनको अभी जो टैक्स ऑडिट स्टार्ट हो रहा है, अप्रैल महीना शुरू हो चुका है, तो जो डिफरेंट तरह की चैलेंजेस आ सकती हैं, कहाँ पे उनको किस तरह की सावधानियां बरतनी हैं, कैसे इस चीजों को फेस करना है, उसके बारे में विस्तार से जान सके। जहां तक निशांत जी की बात है, आप एक लॉयर, टैक्स कंसल्टेंट और अपनी विधा के एक तमाम जानकारियों से भरपूर एक महारत हासिल व्यक्ति है, जो कि आपको एक सही मार्गदर्शन और एक सही दिशा देंगे, जिससे कि आप अपने आने वाली डे टू डे एक्टिविटीज में उसको इम्प्लीमेंट करके किसी भी चुनौती से आप रूबरू हो रहे हो तो उसको फेस कर सकें और सलूशन पूर्ण ढंग से आगे बढ़ सकें। तो मित्रों, मैं अधिक किसी प्रकार से समय न लेते हुए, चूंकि मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि निशांत जी को मैं बार बार परिचय दूं तो ऐसा लगता है कि ऑडियंस के लिए कोई नया फेस आया हो, तो ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए मैं लंबा परिचय न देते हुए मैं आपसे आग्रह करूंगा निशांत जी कि आप जो है अब आगे का कार्यक्रम संभालेंगे। मैं जीजेपीसी की तरफ से मिथिलेश पांडे और हमारी कलीग मृणाली, हम दोनों जो है अब विराम लेते हैं और आगे के कार्यक्रम को जो है निशांत जी को हैंड ओवर करते हैं। तो निशांत जी, थैंक यू सो मच, वेलकम सर, प्लीज। धन्यवाद मिथिलेश जी। गुड आफ्टरनून टू ऑल द लिसनर्स. And first of all, thank you so much to GJPC for giving us this opportunity to present to this esteemed audience and mainly the members of GJPC on the topic, as Mithilesh ji explained, that GST audit. जैसे मिथिलेश जी ने कहा कि GST audit आज एक बहुत चर्चापूर्ण विषय बन गया है, क्योंकि और ये क्यों बन गया है? इफ आई गो टू माई नेक्स्ट स्लाइड, श्री विवेक जौहरी जी जो सीबीआईसी के चेयरमैन है, इन्होंने इस साल की शुरुआत में एक स्टेटमेंट किया था। स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि इस साल डिपार्टमेंट का फोकस यही रहने वाला है कि लोगों ने जो रिटर्न्स फाइल किए हैं and whatever tax returns etc have been filed, whatever businesses they are conducting, whatever positions they have taken is appropriately done, and that is going to be the scrutiny of the returns is going to be the focus of the department. Now अगर आप देखें तो हर एक बिजनेस में, हर एक टैक्स लेजिस्लेशन में मेनली असेसमेंट के प्रोविजंस रहते ही है और असेसमेंट को लिंक करते हुए ऑडिट के प्रोविजंस रहते हैं। Generally, audit should be carried out as close to the end of the period as possible. इसका ये कारण है कि जितना जल्दी ऑडिट हो जाए उससे पता चलेगा दैट अगर बिजनेसेस ने कोई टैक्स पोजीशन ली है, क्या वो अप्रोप्रिएट टैक्स पोजीशन है, और अगर नहीं है तो वो तुरंत से वो टैक्स पोजीशन बदल दे। क्योंकि जितना ज्यादा डिले होगा उसमें या तो वो एडिशनल क्रेडिट ले बैठेंगे, या तो एडिशनल टैक्स चार्ज कर बैठेंगे, या तो शॉर्ट टैक्स चार्ज कर बैठेंगे। यानी जो प्रॉपर पोजीशन है वो ले बिगर कोई रॉन्ग पोजीशन लेके बैठेंगे। अगर ऑडिट हो चुका तो गवर्नमेंट की क्या राय है वो उनको पता चल जाएगी। अनफॉर्चुनेटली जीएसटी में ऐसा हुआ है कि जुलाई 2017 में एक बार जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ,
पहला साल खत्म हुआ था मार्च 2018 में। दिसंबर 2018 में एनुअल रिटर्न्स फाइल हुए थे, उसके बाद ऑडिट होना था। क्योंकि दिस वाज द फर्स्ट ईयर ऑफ जीएसटी, उन्होंने थोड़े लिबरलाइजेशन करके थोड़ा एक्सटेंशन ऑफ टाइम दिया हुआ था और कहा कि 1 साल ज्यादा दे रहे हैं आपको एनुअल रिटर्न फाइल करने के लिए। इसके कारण से एनुअल रिटर्न फाइल हुए 2019 में। 2019 के अंत के बाद 2020 की शुरुआत में नॉर्मली ऑडिट शुरू होने थे, बट तभी कोविड पैंडेमिक लग गया, उसके कारण लॉकडाउन हो गया और 2 साल तक ये ऑडिट हो नहीं पाए। तो इसलिए अभी ऐसा हो रहा है कि 2017 में जो लॉ लागू हो गया जीएसटी का, उसका पहला ऑडिट जो होगा वो अभी शुरू होना चालू हो जाएगा। कुछ कुछ ऑडिट हुए थे पर मेजॉरिटी ऑडिट नहीं हो पाए। तो इसलिए ये स्टेटमेंट विवेक जौहरी जी ने किया था कि हम इतना ऑडिट नहीं कर पाए हैं, इसलिए हमारा इंटेंशन है कि हम इसका ऑडिट इस साल हम फोकस करें कि इस ऑडिट पे करेंगे। And therefore it becomes very important for businesses, and more so for businesses of this industry, to be prepared with the audit, the GST audit, departmental audit, which is likely to go in full swing in the current year. Now, as we proceed with this presentation, I have attempted to restrict the presentation more to the practical aspects. Legislation जो है, law के provisions जो है, वो आपको किताब में मिल जाएंगे। इनफैक्ट अब तो इंटरनेट पे भी सारे प्रोविजंस मिल जाते हैं, प्रोविजंस के ऊपर उसके आर्टिकल्स भी मिल जाते हैं, उसके इंटरप्रिटेशंस भी मिल जाते हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री को ये प्रोविजंस किस तरह लागू हो गए, जब जीएसटी ऑडिट के अधिकारी आपकी ऑफिस में आएंगे, आपके प्रीमाइसेस में आएंगे, तो किस तरह से आपको क्या क्वेश्चन पूछेंगे, आपकी क्या तैयारियां रहनी चाहिए, आपको किस तरह से जवाब देना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्योंकि उस वक्त अगर आपने सही जवाब दिए और सही तरीके से हो गया तो ये प्रोसेस बहुत स्मूथ बन जाता है। पर अगर कोई दिक्कत आ गई, then the process results into an unnecessary litigation starting with a show cause notice. So how to handle this process, how to carry out in the most effective manner is the need of the hour, and that is what we intend to discuss today. As we go in to discuss on the audit, these are some of the provisions that I am intending to touch upon today. And to start with, what are the provisions? First of all, let's have an understanding of the framework of the provision. We'll be touching only upon the GST audit related and inspection related, but what are the other provisions under the law? So there are provisions in relation to assessment. So under GST law, like most of other current legislations, return जो file करते हैं businesses, those are considered to be self-assessed returns. और अगर उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो उनको ऑन फेस वैल्यू एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. सो देयर इज अ प्रोविजन फॉर सेल्फ असेसमेंट. And then there is a provision for provisional assessment, that is where at the time of filing the return you are not certain as to how much GST liability has arisen. You will file a return which is the provisional assessment return. Then there is a provision for scrutiny of returns. ऑडिट की जो हम बात कर रहे हैं वो ऑडिट तो एक सर्टेन पीरियड के लिए होता है, पीरियड के बाद वो ऑडिट कैरी आउट किया जाता है. पर आप रेगुलर रिटर्न्स फाइल करोगे, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3 भी रेगुलरली फाइल करते हो. वेरियस अदर रिटर्न्स आल्सो कम इन फॉर जॉब वर्क, देयर इज अ डिफरेंट रिटर्न एक्सेट्रा. Individual returns filed also can be examined and scrutinized by the authorities. Those provisions exist under section 61 for scrutiny of returns, and the authorities have the power to scrutinize the return immediately. If they find any discrepancy, they can actually write to you and ask for rectification of that, or seek your explanation, by which then they will accept that yes, the return is appropriate. There are provisions for non-filers of returns कि अगर registered है लेकिन टाइम पे फाइल नहीं किया है या तो बिल्कुल ही नहीं किया है, तो सरकार क्या पोजीशन, क्या डिपार्टमेंट क्या एक्शन ले सकती है, वो सेक्शन 62 में दिया हुआ है. सेक्शन 63 टॉक्स अबाउट असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन. किसी को रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए था पर नहीं लिया हुआ है, तो कैन द डिपार्टमेंट टेक एन एक्शन अगेंस्ट दिस, बिकॉज समबडी में से दैट मैं तो रजिस्टर्ड ही नहीं हूं, फिर डिपार्टमेंट का मेरे ऊपर कोई एम्बिट नहीं है, उनका कोई मेरे पे एक्शन लागू नहीं होता है. Answer is that if you are liable to be registered but still unregistered, the department has the power to take the necessary action under section 63. This again could be relevant for our members because GJEPC in fact conducts various exhibitions at various locations. And suppose if you are registered in one state but the exhibition is in other state, and if you've carried your goods to that other state, and in case any sale is being carried out, I am aware of the fact that generally no sales are carried out in those exhibitions, but in case any sale is being carried out, you may become liable within that state, and therefore you may be unregistered there. You may need to take some other kind of registration like a casual dealer, etc. Those will need to be examined. But you are an unregistered dealer, and if the state or the department decides to take any action, it will come under this provision. Summary assessment in certain cases.
इन सिचुएशंस वेयर डिपार्टमेंट को लगता है कि अगर हमने साल के अंत तक या तो पीरियड के अंत तक राह देखी और उसके बाद ही हम ऑडिट करें, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इनसे हम टैक्स नहीं ले पाएंगे, या तो ये ज्यादा क्रेडिट लेके या तो फर्जी इनवॉइस इशू करके चले जाएंगे। तो डिपार्टमेंट कैन अंडरटेक एन असेसमेंट in shorter period also, which is known as summary assessment in special cases. In those cases where there is a doubt or where the department fears that there is a threat to the revenue. So these are some of the provisions existing under the GST law as we read. The important provision is section 65, which is the audit by the tax authorities, and which is the subject matter of our discussion today. We'll be going more into detail on that. And in certain cases, the tax authority or the commissioner or the joint commissioner may appoint a chartered accountant or a cost accountant to carry out the audit of a business. Which are those situations? Those are situations where the authority believes that the issue is complex, or the valuation is complex, or there are certain aspects which need to be examined in detail, or where a professional approach is required. The department can appoint a chartered accountant or a cost accountant to carry out the audit. That is under the section 66, which is special audit. Thereafter, there is a whole bunch of enforcement related provisions. These are audit provisions, जिसमें के जो आप दे रहे हैं सरकार को या तो डिपार्टमेंट को, वही वो देखेंगे. Enforcement provisions are those जहां पे डिपार्टमेंट वाले आपसे मांगेंगे. Department can enter into your premises. Department can ask for all of this data and you have to provide. That is power of inspection, search, seizure. इस पे भी हम detailed discussion करेंगे. इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इन मूवमेंट, जब ये गुड्स मूव हो रहे, बीच में हमने भी वो केस फेस किया था दैट सर्टेन अंगड़ियाज वर हेल्ड एंड देयर गुड्स वर बीइंग एग्जामिन्ड, देयर डॉक्यूमेंट्स वर बीइंग एग्जामिन्ड, दैट कम्स अंडर सेक्शन 68. पावर टू अरेस्ट, कुछ गुनाह ऐसे दिखाए हुए हैं, सर्टेन कंसर्न्स, सर्टेन डिफॉल्ट्स कैरिड आउट बाय बिजनेसेस कैन बी सब्जेक्ट टू अरेस्ट. किस तरह में अरेस्ट होता है उसके ऊपर भी हम टच करेंगे. एंड समन्स एंड स्टेटमेंट, जो ये पूरी प्रोसीजर होती है उसमें स्टेटमेंट के लिए बुलाया जाता है, समन्स में बुलाया जाता है और स्टेटमेंट लिए जाते हैं. समन्स में जब बुलाया जाए, जब स्टेटमेंट देने हैं, आपका अधिकार क्या है, आपको किस तरह से करना चाहिए, वो भी हम आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. Thereafter, there is section 71, which gives the power to the authorities to access business premises, and there are sections section 73 and 74, which gives the power to the tax authorities to issue a show cause notice. So this is basically the framework of the provision starting from section 59 to section 74, which deals with assessment, audit, inspection, search, seizure, and finally the issuance of show cause notice, which is the commencement of the litigation. अगर आप GST legislation देखोगे, इसके बाद के provision फिर litigation किस तरह से करना उसके ऊपर है, पर ये commencement of litigation है. हम इस पे आज क्यों चर्चा कर रहे हैं? हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि हमें ये जो सेक्शन 73, 74 के नीचे शो कॉज नोटिस इशू होता है, वो अवॉइड करना है कि शो कॉज नोटिस इशू नहीं हो. और इसके लिए हम किस तरह से अपना व्यवहार क्या होना चाहिए जीएसटी अथॉरिटीज के साथ, such that a show cause notice is not issued, is what we intend to discuss today. But before we go into discussing this, it is very important we understand what are the powers that exist with the GST authorities. Now, when we talk about powers, why is this so important? It is important because ये जो हमने सारे provisions देखे, section 59 से लेके 72, कुछ provisions में wordings इस तरह से है that the proper officer not below the rank of so and so shall be entitled to carry out this, or it says that the proper officer shall have the power. So this term proper officer is very important under the GST legislation, and it is not necessary that the proper officer has the same meaning in all the sections. कुछ section में proper officer commissioner है, तो कुछ section में proper officer deputy or assistant commissioner है, या तो कुछ provisions में proper officer is the superintendent. But wherever, so suppose if the proper officer is the superintendent, all officers above the level of the superintendent are entitled to have the powers in relation to that legislation. Therefore, it is very important we understand that for certain provisions, who is the proper officer. क्योंकि अगर वो proper officer के पास वो powers नहीं है, और अगर वो आपको as a taxpayer कहते हैं कि नहीं मैं ये एक्शन कैरी आउट करूंगा या तो ये एक्शन कैरी आउट करूंगा, मैं आपको नोटिस इशू कर दूंगा, आप उनको कह सकते हो कि सर आपके पास पावर नहीं है, आपके कमिश्नर के पास है, आप मेरी बात समझ नहीं रहे, मेरी मुलाकात आपके कमिश्नर से करा दीजिए. बट यू विल बी एबल टू पुट दिस स्टेटमेंट to the officer only if you know that whether he is the proper officer or he is not the proper officer. Now, where are these provisions given? So therefore, the
the audit procedures can be initiated only by the commissioner or any officer who the commissioner authorizes. That means the powers sit with the commissioner by way of a general or specific order. The officers of the audit of commissionerate, that means suppose if the commissioner who has the power, they have a pan-India power. So therefore, it may so happen that you may receive an audit notice from a commissioner of a location which is other than the location, in which case you may be in a position to mention that he will still have the power to carry out the audit of your jurisdiction even though you are not on the same state. Audit जब carry out होते हैं और अगर उसमें कोई समस्या है तो they will issue a show cause notice. An audit party can only take it up to the issuance of show cause notice. जो show cause notice का adjudication है वो audit authority नहीं कर सकते, वो आपकी jurisdiction authority को ही करना होगा. और कौन सी jurisdiction authority ये audit का adjudication कर सकती है, show cause notice का adjudication कर सकती है, that is given under a separate notification 2 of 2022. Now, let us understand which authorities have what sort of powers when it comes to audit. The commissioner of central excise or the state commissioner of the commissioner of central GST or the commissioner of state GST both have the power to initiate the audit under 65(1). However, when it comes to audit is carried out under 65(6), there is that the proper officer may issue the findings of the audit. That findings of the audit can be carried out even by a deputy commissioner or the assistant commissioner. It is not necessary that the commissioner should every time be signing off the observations which are circulated to the taxpayer. And finally, when it comes to the issuance of show cause notice, even the superintendent can issue a show cause notice under 73-74. So therefore, if sometimes you receive a show cause notice and you will say that audit can be commenced only by the commissioner, can the superintendent ki show cause notice is not valid? That is not true. Even a superintendent can issue a valid show cause notice under section 65 subsection 7 because he is the proper officer so far as that section is concerned. But very important to understand what are the powers of the authorities, and since they are wide and long, significant, therefore it's important. I mentioned about this that the adjudication cannot be carried out. इस पे बहुत बड़ा एक case हो गया था बीच में that whether the DRI officer who carries out the raid in case of customs can issue a show cause notice and carry out adjudication. The Supreme Court had held that the DRI officers do not have the power to issue the show cause notice and carry out adjudication. This has undergone a change under the customs law, and in the recent budget, a retrospective amendment has been brought in to give the DRI the power to issue show cause notice. Under the GST law, learning from that part, the law already gives powers to the GST authorities where they can issue a show cause notice after the conduct of an audit. So therefore, it's a very important provision here. Now, we come to the main provision of GST audit, that is section 65. What does section 65 say? Section 65, it first of all starts with who can carry out an audit. So it says that, the commissioner or any officer authorized by the commissioner can only carry out. So therefore, अगर आपको एक ऑडिट की नोटिस आती है, आप ये देख सकते हो उसमें कि अगर कमिश्नर ने ऑथराइज नहीं किया हुआ है तो फिर वो ऑडिट की नोटिस इज नॉट अ वैलिड नोटिस. सेकंड, वेयर कैन दिस ऑडिट बी कैरिड आउट? अंडर द अर्स्टवाइल रिजीम जब हम वीएटी का था तो वीएटी में अपने सारे बुक्स लेके ऑफिसर के पास जाना पड़ता था और वो वहां पे असेसमेंट होता था. In case of GST, the audit can be carried out at the place of business of the registered office or at the department office. That means there in GST also, they can call you to come to the department office to carry out your audit. However, very important to understand that it is only at the place of business of the registered person or he can be called at the department. Therefore, if some officer lands up at your residence to say that I have come to carry out an audit, you can tell him you do not have space here because this is not my place of business of the registered person. But very important to understand, suppose आपके बिजनेस के CFO है या तो आप CFO है, आपके सारे अकाउंट्स आपके लैपटॉप पे है, वो लैपटॉप आप घर लेके जाते हो, तो कोई कह सकता है that your house is also your place of business because place of business has been defined under the GST law as the location where the books of accounts of the business are maintained. So therefore, please be careful to make a note of this, that can a residence become a place of business? If the books of accounts are maintained there, then it can be termed as a place of business. So please be cautious of this point. Period to be covered.
ऑडिट टू बी कंडक्टेड फॉर अ फाइनेंशियल ईयर और मल्टीपल thereof और पार्ट thereof। तो जो पीरियड है उसके लिए आपको एक नोटिस आ जाएगी, which is the next point, that the notice is issued in form ADT 01. That notice has to give you a clear period of 15 days to prepare yourself for the audit. अगर आपको नोटिस आई है और उसमें अगर 15 दिन का टाइम दिया हुआ है, लेकिन अगर वो ऑफिसर्स 10 दिन में आ जाते, 12 दिन में आ जाते, यू कैन टेल द ऑफिसर मुझे 15 दिन का पूरा टाइम नहीं मिला हुआ है, आप ये ऑडिट अभी शुरू नहीं कर सकते हैं, because you have the right to hold for 15 days before the audit can be commenced to prepare yourself. This audit is as such statutorily required to be completed within 3 months. However, typically, which can be extended by the commissioner by another maximum 6 months. However, this 3 months commences from the date when all the required information sought by the audit party has been provided. Therefore, what typically will happen is that अगर वो टाइम खत्म हो रहा है और फिर भी उनको ऑडिट चालू रखना है, तो वो और एक रिक्वायरमेंट डाल देंगे, इसलिए आपका वो 3 महीना खत्म नहीं होगा। ऑडिट के खत्म होने के बाद विद इन 30 डेज उनको उनके जो फाइंडिंग्स है, राइट्स जो भी उन्होंने आइडेंटिफाई किया हुआ है, हैज टू बी इशूड इन अ नोटिस, which notice is to be issued in form ADT 02. We saw in the previous slide that the deputy commissioner, assistant commissioner can issue the observations findings in form ADT 02. Based on this, the findings which has been issued, you will be required to provide your submissions, etc. Once you provide those submissions, they will either agree to the submissions, in which case no demand will be raised. If they are not agreeable to the submission, they may ask you to pay the tax. If you do not pay the tax, a show cause notice will be issued, and the show cause notice will be issued under section 73 or 74. एक सेक्शन ये बताता है कि अगर 73, 74 दो सेक्शन इसके लिए है. One section is where they may allege suppression, misrepresentation. The other section is that section where no suppression, misrepresentation is being alleged. It is just within the limitation period. So these are the two sections under which the show cause notice is issued. Like I mentioned earlier, the proper officer for issuance of show cause notice is the superintendent, and therefore the superintendent can issue the show cause notice. So these are the provisions in relation to the GST audit. But like I mentioned at the start of the presentation, we are here to discuss what is the practical aspects of conducting a GST audit. तो ये GST प्रोसेस किस तरह से कैरी आउट होता है? जो सरकार की सिस्टम है, वो सिस्टम के अनुसार एक वो रिस्क बेस्ड इवैल्यूएशन मेथड से बिजनेस आइडेंटिफाई होगा जिसकी ऑडिट करनी है. वो आइडेंटिफाई होने पे उसको इंटीमेशन इशू किया जाएगा ADT 01 फॉर्म में और 15 दिन दिए जाएंगे. ADT 0 फॉर्म लिस्ट आउट करेगा कि आपको क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, क्या रिकॉर्ड्स रेडी रखने हैं, क्या इंफॉर्मेशन रेडी रखना है. उसके बाद 15 दिन के एंड पे ऑफिसर्स आपके या तो आपके बिजनेस प्लेस पे या तो आपको बुलाएंगे रिकॉर्ड्स के साथ फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द रिकॉर्ड. After the records have been verified, the authorities would have identified if there are any irregularities, etc. Those irregularities will be presented before the businesses, before the registered person, to say that please carry out these irregularities. What is your justification for that, or what is your reasoning? And opportunity of being heard is given to the proper officer, is given to the businesses to present in this case. Thereafter, once the opportunity of being heard is given, various observations are noted by the department. Now, this is very important point. ये जो noting आती है, ये noting के time पे it is very important you engage with the audit party and understand what are their observations, what are the concerns, and try to resolve or sort out the concerns. Because if these are not sorted out, he will prepare a report. The report goes back to his office to the commissioner, and every commissionerate has a committee called the CMC, Central Monitoring Committee, and all of these observations are put before the committee, and the committee decides that okay, whether a show cause notice should be issued, and based on this committee's discussion, a show cause notice will be issued. This committee also decides on whether the issue involves the issue of a larger ambit, which is सारे ही इंडस्ट्री को शो कॉज नोटिस इशू करनी चाहिए या तो सारे ही इंडस्ट्री के मेंबर्स को ये इंक्वायरी करनी चाहिए, ये आ सकता है. सो वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट एज एन इंडस्ट्री, जब आपका एक किसी का ऑडिट हुआ है और कोई ऑब्जर्वेशन निकला है जो हमें लग रहा है कि डिपार्टमेंट ठीक से समझा नहीं है अपने बिजनेस को, तो प्लीज ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ द एसोसिएशन, टू GJPC और द एसोसिएशन और अदर मेंबर्स ऑफ द इंडस्ट्री, so that a representation can be made to the commissioner. And when such issues are put before the monitoring committee, the central monitoring committee, इसके ऊपर विवाद ना होते हुए
इसका ठीक से सोल्यूशन लाके शो कॉज नोटिस इशू नहीं हो, उसकी हमें अटेम्प्ट करना है, उसका ट्राई करना है. So therefore, very important to understand the audit process, and very important therefore that no show cause notice is issued at the conclusion of the audit process. Now, certain relevant aspects. Everyone here is aware of the Comptroller and Auditor General. Whether a Comptroller or Auditor General can carry out the GST audit or under the erstwhile regime a SERA audit. तो सर्विस टैक्स के एरा में ये डिसीजन हुआ था इन्फिनिटी इन्फोटेक पार्क में, जहां पे उन्होंने कहा था कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ये ऑडिट नहीं कर सकता है बिजनेस, उनका काम खाली है सरकारी डिपार्टमेंट का ऑडिट करना. सो रेलवेज डिपार्टमेंट का ऑडिट है, कस्टम्स का ऑडिट है, वो सारे सीए एंड एजी करते हैं. प्राइवेट पार्टीज का ऑडिट वो नहीं कर सकते हैं. Under GST also, in the case of Kiran Gems, this issue had come up where after auditing for the customs department, the CNAG issued a notice to Kiran Gems saying that we intend to carry out your audit, your GST audit, and this was taken up to the writ court, and the writ court hammered it down to say that the CNAG does not have the power to carry out a GST audit, even though it may be very intrinsically related to the customs issue that they identified while carrying out the audit of the customs department. So very important point that CNAG cannot carry out this nature of an audit. Now, the other provision which is important is section 66, and a number of times, especially in our industry, this has been brought into play, is that where the department feels that the business is complicated, or it has complex nature of transactions, or it has multiple transactions, or the valuation of the supply, etc., could be a complex aspect, or there could be that it could result into defraud of the revenue, the department may appoint a chartered accountant or a cost accountant to carry out the audit. In case of such an audit, the department issue a notice under form GST ADT 03, wherein it will be indicated that so-and-so business is being audited by so-and-so chartered accountant or cost accountant. And the chartered accountant or cost accountant who is in private practice will be appointed to carry out this kind of an audit. Such audit needs to be completed within 90 days. The officer shall inform about the observations. So chartered accountant, cost accountant made the observations, they will give it back to the officer. The officer will make these observations known to the businesses. The businesses again will have the right opportunity of being heard. They can provide their justification, and based on that, then whatever are the findings will be filed in form GST ADT 04. वो 65 सेक्शन 65 में हमने देखा था जो नॉर्मल ऑडिट है उसमें 61 ADT 01 में आपको नोटिस इशू होता है, ADT 02 में ऑब्जर्वेशन होते हैं, यहाँ पे ADT 03 में नोटिस इशू करता है और ADT 04 में ऑब्जर्वेशन आते हैं. In case of a special audit, again, when the way forward is, in case of any concerns identified, show cause notice can be issued under section 73 or 74. As we prepare for audit, what are the preparations that are required? Section 71 subsection 1 says that an officer has the right to access and visit any premises, and when he accesses or visits the premises, he can ask for various records which are compulsorily required to be maintained by the tax authority, by the tax officer, by the businesses, either by the authorized person or the person in charge of the business of that location. What are those documents? He can issue a data questionnaire, etc., asking for specific questions about the business, or otherwise the trial balance, financial statements, sales purchase register, copies of annual report, etc. All of these that have been shown in the on the slide. Therefore, very important that when you are maintaining the records for the purpose of audit, please make sure you have all of these records, as the authority has the power to ask for these records at the time of their audit when they are visiting your premises. Next aspect, again, a very practical aspect, that when you are preparing yourself for the audit, आपको नोटिस ADT 01 में आ गई है, उसी नोटिस में भी काफी चीजें लिखी होगी, बट टिपिकली कौन सी चीजें लिखी होती है और जब ऑडिट अथॉरिटी ऑडिट पार्टी आपकी ऑफिस में आती है तो और क्या चीजें मांगती है, उसका लिस्टिंग यहाँ पर है. जनरली फर्स्ट आइटम यही होगा कि उनको एक आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस चाहिए होगा. And to my belief, from our experience of handling similar audit matters for a number of clients, and especially for clients of this industry, let me tell you, this becomes a very important point. जो ऑडिट पार्टी आई है उनको समझना कि आपका क्या बिजनेस है, किस तरह से ट्रांजैक्शन होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज दे मे कम टू रॉन्ग कंक्लूजन्स.
So therefore, please make sure that you have some sort of a description where you can explain to the audit party आपका business क्या है. Ensure the reconciliation sought by authorities is in line with the annual returns. वो 2-3 तरह के अलग-अलग reconciliation आपसे मांगेंगे. हर एक में बेस एनुअल रिटर्न का रखिए, क्योंकि वो जो ऑडिट करने आते हैं तो उनका बेस भी आपके जो फॉर्म 9 और 9C फाइल किए हुए वही रहता है. तो जो भी रिको मांगे वो रिको को आप 9C से टैली करा के ही दीजिए, ये बेहतरीन होगा. दूसरे जो रिकंसिलिएशन मांगेंगे, दैट रिकंसिलिएशन ऑफ जीएसटीआर 2A एंड द परचेज रजिस्टर, सो दैट 2A में अगर जो आपको क्रेडिट मिली है और परचेज रजिस्टर में जो आप दिखा रहे हो कि आपने ये परचेज करी है, उसका टैली हो जाएगा. इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स देयर मे बी अ कोरिलेशन ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स, द आइसगेट डेटा एंड द 2A. In case where the businesses have multiple registrations across the country, there will surely be questions of ISD and cross charge. आप पहले से ही इसकी तैयारी करके रखें, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस से हर एक मैटर में ये क्वेश्चन तो पूछा ही गया है. जब भी ऑडिट का हमने जो एक्सपीरियंस किया है, ये क्वेश्चन पूछा ही गया है. रीइंबर्समेंट टू एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, अगर एसोसिएटेड एंटरप्राइज को रीइंबर्समेंट किया है तो उसका वैल्यूएशन क्या है, क्यों रीइंबर्समेंट किया गया है, और रीइंबर्समेंट है तो अगर आपने जीएसटी चार्ज नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, उसकी भी आप प्रूफ अवेलेबल रखिए. RCM related transactions is another hot topic that the auditor will surely ask for. Recovery from employees, again very important point. अगर आपके एम्प्लॉइज है और एम्प्लॉइज के पास से अगर आप खाना दे रहे हैं और सब्सिडाइज कोई कैंटीन अमाउंट ले रहे हैं, उसके ऊपर जीएसटी लगा रहे हैं नहीं लगा रहे, क्वेश्चन आएगा. अगर आपको नोटिस पे कलेक्ट कर रहे हैं, कोई एम्प्लॉय ने रिजाइन हो गया है और रिजाइन होके 2 महीने का नोटिस पीरियड है, लेकिन 2 महीने के पहले वो 1 ही महीने में निकल रहा है और नोटिस पे दे रहा है वापस कंपनी को, सरकार पूछेगी, डिपार्टमेंट वाले पूछेंगे कि ये नोटिस पे आप जीएसटी चार्ज करते हो कि नहीं करते हो. अगर आपने इंश्योरेंस फैसिलिटी दी है आपके एम्प्लॉइज को, तो उसके ऊपर अगर कुछ पार्ट प्रीमियम एम्प्लॉय से कलेक्ट किया है तो फिर से वो सवाल करेंगे. इफ देयर आर एनी फ्री सप्लाईज, अगर कोई भी फ्री सप्लाईज दिए हैं बिटवीन डिफरेंट रजिस्ट्रेशंस और बिटवीन रिलेटेड पार्टीज, कि अगर 2 रिलेटेड पार्टीज और फ्री सप्लाईज है तो उसका वैल्यूएशन किस तरह से किया गया है, और फ्री सप्लाई है पर रिलेटेड पार्टी है तो उसको सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन कह के ट्रांजैक्शन जीएसटी डिस्चार्ज किया है कि नहीं, वो भी पूछा जाएगा. कोलेशन ऑफ डिटेल्स ऑफ पेमेंट मेड थ्रू जीएसटीआर 3B and DRC 03, very important point. See, at the end of the day, the auditor is the GST department audit is being carried out to confirm that you have discharged the necessary liability of GST. आपको जितना टैक्स भरना था आपने पूरी तरह से भरा हुआ है. इसका प्रूफ ये है जो आपके जीएसटीआर 3B में आपको क्रेडिट मिला तो आपने पे किया है, और कैश से जो DRC 03 के नीचे पे किया हुआ है वो उसका प्रूफ है. इसलिए उसकी डिटेल्स बिल्कुल ही अपने पास रखिए जब भी जीएसटी ऑडिट शुरुआत होती है. While we discuss about the various audit aspects, a few issues which we believe from this industry's perspective which we've experienced, इस अपने जो members हैं, members की जब भी ऑडिट होती है तो कुछ स्पेसिफिक इश्यूज है. डायमंड में और कुछ में ज्वेलरी में, कलर जेमस्टोन्स में भी एक्यूमुलेशन ऑफ क्रेडिट का बड़ा इशू होता है और हाई वैल्यूज ऑफ एक्यूमुलेटेड क्रेडिट दिखते हैं. ऑडिट पार्टी आपको इसके ऊपर सवाल पूछेगी, आप आपके डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल रखिए, रेडी रखिए, क्योंकि उनका ये भी सवाल होगा कि अगर आप एक्सपोर्ट भी करते हैं और एक्सपोर्ट पे रिफंड भी लेते हैं तो फिर भी इतना एक्यूमुलेशन क्यों है आपके पास, तो ये समझाना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा. सेकंड, वैल्यूएशन अडॉप्टेड फॉर एक्सपोर्ट एंड रिफंड्स. अभी रिसेंटली हमने देखा है कि काफी कस्टम्स इश्यूज आ रहे हैं एक्सपोर्ट वैल्यूएशन पे, इंपोर्ट वैल्यूएशन पे. स्पेशली एक्सपोर्ट वैल्यूएशन पे अगर कंसर्न्स है, then thus valuation can also become a concern under GST, and your refund will be linked to the valuation of GST. So if somebody says that there has been overvaluation of export value or something, again there could be a concern. Or if there is undervaluation of import value or overvaluation of import value, again there could be a concern as to whether you should be eligible for certain implications arising under GST. हमारे बिजनेस में स्पेशली डायमंड्स, जेमस्टोन्स, इंक्लूडिंग ज्वेलरी ऑल्सो, इंटरमीडियरीज का बहुत ही अहम रोल रहता है. जो डायमंड है, जो अपने बिजनेसेस की जो कंपनी है, उसमें भी कुछ ट्रांजैक्शन अपने ऐसे होते हैं कि जहां पे हम खाली फैसिलिटेट करते हैं क्लाइंट्स को एक्वायर करने के लिए, या तो ट्रांजैक्शन आगे फॉरवर्ड किया गया है, उसमें अगर हमें इंटरमीडियरी ट्रीट दिया गया है तो उस पर इम्प्लीकेशन आएंगे.
इसका भी पॉइंट आ सकता है ऑडिट के दरमियान. So therefore, please be important that you have clear information and you have data to prove where those transactions are intermediary and why those are not intermediary. क्योंकि जो ऑडिट पार्टी आएगी वो इसी समझ के साथ आएगी कि यहाँ पे इंटरमीडियरी के ट्रांजैक्शंस हुए हैं. Moving on further, certain other parts at the time of audit, it could very well be कि जब आपका ऑडिट कैरी आउट हो रहा है आपके कुछ अग्रीमेंट मांगेंगे ऑडिट डिपार्टमेंट. अब ये अग्रीमेंट देना इंपॉर्टेंट है, पर अगर वो अग्रीमेंट कॉन्फिडेंशियल है तो आप क्या करोगे? बिकॉज एक बार डिपार्टमेंट के पास गया तो यू आर ब्रेकिंग दैट कॉन्फिडेंशियलिटी. 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. अगर कोई कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स है और अगर डिपार्टमेंट को देना पड़ रहा है तो पहले जो पार्टी है जिसके साथ वो आपका अग्रीमेंट है, जिसको आपने कहा है कि हम इसको कॉन्फिडेंशियल रखें, कि उसको इन्फॉर्म कर दीजिए कि भले कॉन्फिडेंशियल है पर मेरे नियम के अकॉर्डिंग, भारत के नियम के अकॉर्डिंग अंडर जीएसटी लॉ हमें ये डॉक्यूमेंट्स देने पड़ रहे हैं, एंड देयरफॉर सिंस आई एम गिविंग दोस डॉक्यूमेंट्स आई एम ब्रीचिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी, बट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ दिस. अगेन, under the GST audit manual which has been issued by the CBIC, if any confidential data is required to be furnished to the auditor, you can write a letter and the auditor is duty bound to ensure the confidentiality of those documents that he has received. So therefore, please make sure you are carrying out those processes and activities appropriately. Interplay between legislations. Aaj various transactions or various compliances are online, and there is a lot of sharing of data between different government agencies, government departments. Government departments data share कर रहे हैं. इसलिए अगर आप आपके ऑडिट रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं या तो फाइनेंशियल्स फाइल कर रहे हैं, प्लीज मेक श्योर दैट दे टैली विद एनी अदर सबमिशंस और फाइलिंग्स यू मेड अंडर अदर लेजिस्लेशन. We are facing with a live example where, because under the income tax return that I filed, I had shown a turnover of say 100 crores, but in the GST audit I filed a return which was showing a turnover of 30 crores because 70 crores was either exempted or not treated as supply as per the GST law. I did not show that, and the department has just applied the GST rate in relation to the top line under the income tax return and raised a demand. तो इसका जो रिकंसिलिएशन है वो प्लीज रेडी रखिए अगर वो टैली नहीं हो रहे, ताकि आप जस्टिफाई कर सके डिपार्टमेंट को व्हेन दे आर आस्किंग फॉर कंप्लायंस और रिटर्न्स अंडर डिफरेंट लेजिस्लेशंस. देयर मे आल्सो बी एन इशू ऑफ कंसिस्टेंसी बिटवीन वेरियस रजिस्ट्रेशंस. जब आपका ऑडिट शुरू होगा इस बात की भी ध्यान रखिए कि अगर आपके ऑफिस मल्टीपल जुरिस्डिक्शन में है, अगर आपका ऑफिस एक मुंबई में भी है, सूरत में भी है, इंदौर में है, कोयम्बटूर में है, कलकत्ता में है, ये हो सकता है कि 2 या 3 ऑफिसेज में साइमल्टेनियस ऑडिट कैरी आउट हो रहा है. ये भी हो सकता है कि ये जो ऑडिट कैरी आउट हो रहा है ऑडिट पार्टी एक दूसरे से चर्चा भी कर रही है. तो एक ऑडिट पार्टी को कुछ मिला है तो वो सेम सवाल आपके दूसरे लोकेशन पे आ सकता है. प्लीज मेक श्योर दैट कंसिस्टेंट आंसर्स, आप सेम जवाब दोनों जगह पे दे रहे हैं. ऐसा नहीं कि एक जगह पे कुछ इस तरह का जवाब दिया है और दूसरी जगह पे कुछ और जवाब दिया हुआ है, क्योंकि इससे वो इश्यू ज्यादा बिगड़ जाएगा और वो 10 और सवाल क्रिएट करेंगे और उससे उनके माइंड में शंका भी हो जाएगी, and we may have certain issues in relation to that. Therefore, it is very important that there is a consistency in the responses that you are giving. There may also be a situation that at the same location where the audit is being carried out, same question may be raised to the CFO, same question may be raised to the tax manager, same question may be raised to the purchase manager. Please make sure again the answers are consistent between all of them, because any variation in answers could result into doubts in the mind of the audit party. So therefore, again, a very important point to ensure consistency as audits are being carried out. Finally, as you carry out the audit or as the department visits you in your place of business and raises questions, what should your endeavor be? Please make sure that all responses you are giving are full and honest disclosure in the responses. When you're giving the response, please be respectful, firm, and in a credible demeanor with the investigating authorities. Company personnel to ensure consistency in statement, जो मैंने बताया, CFO को पूछे या परचेज मैनेजर को पूछे, सेम आंसर आना चाहिए. इन केस अगर कोई सवाल पूछा गया है और जिसको पूछा गया है उसको उसका जवाब नहीं पता है, you are in your rights to say that मुझे इसका जवाब पता नहीं है, मेरे को थोड़ा टाइम दे दीजिए, मैं आपको कल या परसों इसका जवाब दे दूंगा. अगर आपसे कोई भूल से गलत जवाब चला गया है और फिर आपको पता चला है कि ये तो गलत जवाब था, मुझे इस तरह से जवाब देना था, आप इमीडिएटली जाके आपका स्टेटमेंट रिट्रैक्ट भी कर सकते हैं. आप उनको कह सकते हैं कि मेरे से गलत जवाब आ गया था, सही बात ये है. So that is immediate retraction of incorrect or inconsistent statement.
क्रिटिकल टू एंश्योर कंसिस्टेंसी इन स्टेटमेंट, ये हमने ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं, दैट डिफरेंट टैक्स पोजीशंस डिफरेंट अथॉरिटीज के नीचे है, तो आप सही जवाब, कंसिस्टेंट जवाब दे रहे हैं। ऑडिट के समय क्या आपका कंसल्टेंट, आपके लॉयर, आपके ऑडिटर, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके साथ रह सकते हैं ऑडिट, जब ये ऑडिट डिपार्टमेंट वाले भी आपके ऑफिस में है? अगर ये इंस्पेक्शन होता तो मेरा जवाब ना होता, पर ये क्योंकि ये ऑडिट है तो आपके जो टैक्स कंसल्टेंट है वो आपके साथ रह सकते हैं। पेमेंट ऑफ टैक्सेस बी मेड आफ्टर अप्रोप्रिएट वेरिफिकेशन, अगर ये सिचुएशन आ रही है कि आपके ऊपर वो प्रेशर डाल रहे हैं, कह रहे हैं कि आपने ये गलत किया हुआ, आपको पेमेंट करना चाहिए, आप उनके दबाव में नहीं आइए। You can very well buy time to say that I want to verify my calculations. I also want to consult my legal advisor. एक बार उनसे बातचीत करके ही मैं पेमेंट करूंगा। फिर भी ज्यादा दबाव है और पेमेंट करना ही पड़ रहा है, तो आप अंडर प्रोटेस्ट पेमेंट कर सकते हैं। हमारा एक सेपरेट सेक्शन मैंने बनाया अंडर प्रोटेस्ट पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट अंडर प्रोटेस्ट, क्योंकि जो पहले का एक्साइज लॉ था या सर्विस टैक्स लॉ था, उसमें अंडर प्रोटेस्ट को रिकॉग्नाइज किया गया था। ये टर्म अंडर प्रोटेस्ट वो लेजिस्लेशन में आ रहा था। GST law में the word under protest does not exist, but still can you make the payment under protest? It is your legal right which you can exercise and still make the payment under protest. किस तरह से वो करनी चाहिए, हमें आगे वाले स्लाइड्स में हमने वो भी डिस्कस किया हुआ है। But these are very important points. Like I said, we are not here to discuss what is the law. We've had an understanding of the law. We are more important here to understand how do you deal with the tax auditors or the departmental auditors when they visit your business place of business. So ये ऑडिट के बारे में था। ऑडिट के साथ साथ अब हम देख रहे हैं कि काफी जगह पे इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर भी चल रहा है। उसके ऊपर कुछ स्लाइड्स है, हमें टाइम थोड़ा शॉर्ट पड़ रहा है, पर मैं क्विकली उसके ऊपर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पहली बात यह है कि ये इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर के प्रोविजंस क्यों होते हैं? It is very important these provisions are there so that the interest of genuine taxpayers, अगर कोई कर की चोरी कर रहा है तो वो पकड़ा जाए और ऐसा नहीं हो कि वो अपना माल सस्ते में बेच रहा है क्योंकि वो टैक्स नहीं पे रहा है। तो आंसर इज दैट जो सही में टैक्स पे करते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए ये प्रोविजंस डाले गए हैं। क्योंकि ये प्रोविजंस बहुत ही महत्व के हैं और इससे काफी सिग्निफिकेंट पावर्स आर क्रिएटेड इन द हैंड्स ऑफ द अथॉरिटीज। These provisions can be exercised only by certain high level of officers, and therefore in case of inspection, no officer below the rank of a joint commissioner can exercise the power of inspection. Again, when he wants to authorize somebody to enter into a premises and inspect, he has to make in noting that he is giving this power and he needs to have a reason to believe. A reason to believe क्या है वो हम आगे के एक स्लाइड में देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है रीजन टू बिलीव। और रीजन टू बिलीव क्या होना चाहिए? उसके रीजन टू बिलीव होना चाहिए कि ये जो बिजनेस है, ये जो बिजनेस कैरी आउट हो रहा है, उसमें या तो उन्होंने कुछ सप्लाई ट्रांजैक्शन किए हैं जो डिस्क्लोज नहीं किए हुए हैं, या तो टैक्स, उचित टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, या तो अधिकतम मात्रा में क्रेडिट अवेल कर रहे हैं, या तो फर्जी इनवॉइस दे रहे हैं, या तो कोई भी दूसरा प्रोविजन है जो इस लेजिस्लेशन का वो उसको कॉन्ट्रावेन कर रहे हैं। However, the Supreme Court in the case of Baba Gopal Das Bedi has very clearly said that search and seizure affect the fundamental rights of a taxpayer. क्योंकि search seizure होता है, authority आपके ऑफिस में आ जाती है, आपको सब कुछ धंधा बंद करके पहले उनको ध्यान देने को कहती है, तो it is affecting your fundamental right to carry on business. More importantly, it could bring your reputation at question, and therefore it is again affecting your personal rights as well. And therefore, the Supreme Court has very effectively said in the case of Baba Gopal Das that these powers should be exercised in very cautious, and while exercising, the authority should be very cautious and careful in the exercise of these powers. जिस तरह से हमने ऑडिट में देखा उसी तरह से इंस्पेक्शन के जो प्रोविजंस है वो भी कौन कैरी आउट कर सकता है, किस मात्रा में कैरी आउट कर सकता है, उसके वेरी स्पेसिफिकली पावर्स दिए गए हैं। प्रिंसिपल कमिश्नर को पावर दिया गया है कि अगर वो इंस्पेक्शन में कुछ माल सीज किया गया है तो उसको एक्सटेंड दे सकते हैं, वरना तो 6 महीने के अंदर वो माल रिलीज करना होता है। एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर ये इंस्पेक्शन का वारंट इशू कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो गिव पावर फॉर सर्च, सीजर एक्सेट्रा, एज वेल एज ड्यूटी टू प्रिपेयर इन्वेंट्री। अगर सर्च सीजर किया हुआ है तो क्या इन्वेंट्री मिली है उस सारे डॉक्यूमेंट के। सुप्रिंटेंडेंट के हाथ में पावर्स है टू सीज डॉक्यूमेंट्स। अगर
71 के नीचे मैंने कहा सेक्शन 71 के नीचे there are powers where they can enter into your premises. So a superintendent can enter into your premises. Thereafter they will exercise various powers to seize. सीजर में अगर खाली डॉक्यूमेंट सीज हो रहे हैं तो इवन अ सुपरिटेंडेंट लेवल ऑफिसर कैन सीज द डॉक्यूमेंट्स एंड ही हैज द पावर टू डू दैट. हाउएवर अगर इन्वेंटरी सीज हो रही है तो देन नो ऑफिसर below other than the officer at the level of additional commissioner or joint commissioner can exercise those powers. So उस लेवल के ऑफिसर ही आपकी इन्वेंटरी सीज कर सकते हैं, या तो उनके नीचे किसी ने ऑथराइज किया है तो ही कर सकते हैं. Very important provisions. The last banner says similar notifications have been issued identifying who has the power, what power, how much power in relation to the state authorities as well. Because जैसे मैंने कहा सरकार में भी जीएसटी ऑफिसर्स है, स्टेट लेवल पे भी ऑडिट ऑफिसर्स है, और दोनों को पैन इंडिया पावर्स है. Now, what are the powers of the authority under in relation to inspection? They can carry out an inspection, however, they have to have a reason to believe. They can carry out search and seizure based on inspection. पहले inspection करना जरूरी है. inspection करने के बाद अगर वो इस conclusion पे आते हैं कि इसको सीज करना है तो ही वो सीज कर सकते हैं. सीजर करने के टाइम उनके पास अथॉरिटी है कि वो कोई दुकान या ऑफिस का दरवाजा है वो तोड़ सकते हैं, उसको सील करना है तो सील भी कर सकते हैं, अलमीराज ओपन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, लैपटॉप्स एक्सेट्रा कॉन्फिस्केट करके उसको ओपन करा सकते हैं, बॉक्सेस एक्सेट्रा जो है जिसमें अगर जगरात रखे गए हैं उसको भी ओपन करा सकते हैं. उनके पास पावर्स है, वो सीज कर सकते हैं अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा अंडर सेक्शन 67 सबसेक्शन 11. Under the provisions of Code of Criminal Procedure Code, which powers can be exercised under section 165 subsection 5, they have the powers of a magistrate, and therefore the commissioner, as a commissioner, he can exercise the powers of the magistrate so far as search, seizure and confiscation of goods are covered under section 67 subsection 10 of the Central GST Act. Now, what we saw in the previous slide are the powers of the tax officer in case of enforcement provisions of inspection, search, seizure. But as a taxpayer or as a business who's conducting and who's paying tax, you also have certain powers under the inspection provisions. And what are those? Under section 67 subsection 3, documents, books, etc., there are certain obligations also that you have. That documents, books, etc., things seized which have not been relied upon should be returned back to you within 30 days. अगर वो कहते हैं कि ये समस्या हमने आइडेंटिफाई करी है पर आपके रिकॉर्ड्स अगर वो समस्या को लागू नहीं है तो फिर वो रिकॉर्ड नहीं रख सकते. सपोज आपका ऑपरेशंस बॉम्बे में है, सूरत में है और इंदौर में है. इंदौर के कोई लोकेशन में कुछ समस्या आइडेंटिफाई करी गई है, लेकिन अगर उन्होंने बॉम्बे सूरत के भी रिकॉर्ड्स लिए हुए तो आप कह सकते हो भैया बॉम्बे सूरत के रिकॉर्ड छोड़ दीजिए, आपका तो इंदौर से ही मतलब है, तो वो कवर्ड नहीं है इसमें. Taxpayer is entitled to make copies of documents seized in presence of the officer. अगर वो डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हैं आप उनसे कह सकते हैं कि हमें कॉपीज दे दो, unless the tax officer feels कि अगर मैंने ये कॉपीज दी तो वो कॉपीज का मिसयूज करके डिफ्रॉड करेंगे तो वो कॉपीज डिनाई कर सकते हैं आपको देने में. Goods seized under 67(2) can be released on provisional basis upon execution of bond and bank guarantee. इसकी सुविधा दी गई है अगर आप बॉन्ड और बैंक गारंटी दे रहे हो और बैंक गारंटी इज इक्विवेलेंट टू 25%, 25% of the duty, differential duty demand that they are making, then they have to compulsorily release the goods to be made available to you under 67 subsection 6. Goods seized under section 67(2) shall be returned if no notice is given within 6 months. 6 महीने के अंदर अगर कोई नोटिस इशू नहीं किया है या तो फाइंडिंग्स या कंक्लूजन पे नहीं आते तो उनको सारा रिलीज कर देना पड़ेगा. वो 6 महीने को अधिकतम और 6 महीने से एक्सटेंड किया जा सकता है. A proper officer shall prepare inventory of the goods seized and he has to give you a copy of that listing which is made of the goods seized under 67(9). So these are some of the powers and obligations of the taxpayer, and it's very important we keep these in mind ताकि अगर वो records लेके जा रहे हैं और हमें copy नहीं दे रहे तो हम 67(5) के नीचे उनको pressurize कर सकते हैं, या तो अपने उसके ऊपर rely नहीं करी गई है तो हम उनको 30 दिन में कह सकते हैं कि 67(3) के नीचे ये records आप हमें वापस दे दीजिए, या तो हम बॉन्ड और बैंक गारंटी देने को तैयार है तो हम कह सकते हैं कि अभी ये गुड्स को रिलीज कर दीजिए, आप इसको रख नहीं सकते हैं. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन व्हिच हैड कम अप दैट सपोज आपके वहां ऑडिट हो रहा है, ऑडिट होते टाइम कोई ऑफिसर ने कोई तो आइडेंटिफाई किया, कोई पॉइंट आइडेंटिफाई किया, ऑडिट में ऐसा हो जाएगा वो तुरंत आपको प्रेशराइज नहीं कर सकते पेमेंट के लिए, उनको आपको ADT 02 देना होगा.
तो ऑफिसर ये भी हो सकता है कि ऑफिसर जाके अपने जो दूसरे दोस्त है जो इंस्पेक्शन ऑफिसर है उनको कह देंगे कि कल के कल आप यहाँ पे आ जाइए, मैंने ये देखा हुआ है और आप ये सीज कर लीजिए। The question came up, can two parallel proceedings be carried out? अगर आपका ऑडिट चालू है और उसी समय पे अगर कोई इंस्पेक्शन के लिए दूसरा जीएसटी अथॉरिटी आता है, क्योंकि इंस्पेक्शन की अथॉरिटी अलग है। जीएसटी फ्रेमवर्क के नीचे आपके एक तो लेजिस्लेटिव ऑफिसर्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है, हु आर योर jurisdictional officers. Then you have the Department of Audit, which are the different set of officers. Then you have the DGGI, which is the inspection, and the DGGSTI, which are the two investigative authorities. Inspection, etc., is carried out by the investigative authorities. Audit is carried out by the audit authorities. So these are two separate set of officers. Can two separate set of officers carry out an audit and inspection simultaneously for your business at the same time? This issue had come up in case of Suresh Kumar PP, and it was raised that before the court that two parallel proceedings are being carried out. The court said that the two proceedings are for two different purposes, and therefore there is they have a right to carry out the two proceedings in the parallel. इस के सामने एक SLP भी फाइल करी गई थी सुप्रीम कोर्ट में. However, Supreme Court has also dismissed that SLP and said that they under GST they have the right to carry out two parallel proceedings of audit as well as in case of inspection. However, there is another situation which comes in under section 6 subsection 1. It says officers appointed under the state GST and the UT GST are authorized to be proper officers for the purpose of this act, or this is mainly for the purpose of inspection, etc. तो वो inspection carry out सकते हैं. The same provision thereafter under section 16 subsection 2B says where a proper officer of the SGST or UTGST has initiated any proceedings on a subject matter, no proceeding shall be initiated by the proper officer of the CGST. इसका मतलब क्या है? अगर आपके वहां एक इंस्पेक्शन चल रहा है जो आपके सपोज मुंबई में कोई इंस्पेक्शन चल रहा है या तो सूरत में इंस्पेक्शन चल रहा है और इसी बात की खबर लेट्स अज्यूम मुंबई वाले को हुई और मुंबई में सेंट्रल अथॉरिटी आपका जुडिशियल ऑफिसर है और सेंट्रल अथॉरिटी ने और एक नोटिस इशू कर दिया, क्या दो पैरेलल नोटिसेस ऑफ इंस्पेक्शन वन बाय द स्टेट अथॉरिटी एंड द सेंट्रल अथॉरिटी कैन बी कैरीड ऑन? The answer is if it is of the same subject matter, it cannot be carried on. And therefore, it will be very important to understand what is the subject matter. क्योंकि अगर एक जन कहता है कि आपने क्रेडिट ज्यादा लिया हुआ है और दूसरा कहता है कि आपने वैल्यूएशन ज्यादा करके उसके कारण क्रेडिट ज्यादा आ रही है, तो दोनों सेम सब्जेक्ट मैटर है. तो आप कह सकते हो कि ये दो प्रोसीडिंग कैरी आउट नहीं हो सकता है. Only one proceeding can be carried out. In fact, this matter had gone to, in a similar case, this matter had gone to one of the courts where a writ was filed, because in one of the offices, the state authorities were carrying out the proceedings, and the central authorities also came in to carry out the same proceeding. The court said that if at all, if the state authorities have collected certain data, they should give all that data to state authority, but only one authority should be carrying out this proceeding since it is the same subject matter and two authorities cannot parallelly carry out. So say for example, मुंबई और सूरत दोनों जगह पे हो रहा है और मुंबई में carry out हो रही है by the central authority and Gujarat state authority come to the Surat premises, you can very well say that since it is being carried out in Mumbai, if you've collected any data, you please give it to Mumbai, but only one set of proceedings can be carried out. Let us just broadly understand the terms inspection, search and seizure. Inspection, basically, it's a much milder term. It is basically they will come and examine various documents, etc. Search is where they will go into detailed aspects and they will carefully examine the place, area, person, object, etc. in relation to which the search is being carried out, and where they believe that something is being concealed and not being, which has not come to light at the course of inspection. And seizure is that अगर आप उनको पता चला कि आपने कुछ छुपाया हुआ है और वो छुपाने का कारण ये था कि आपको कर की चोरी करनी थी, तो वो सीज कर सकते हैं. डॉक्यूमेंट्स हो, गुड्स हो, इंफॉर्मेशन हो, प्रॉपर्टी हो, कुछ भी वो सीज कर सकते हैं, so that you will not do away with those goods and those are available with the authority. At the time of carrying out search seizure, again, by the guidelines issued by the CBIC in 2021, there are certain norms that are required to be followed by these authorities, and it's very important that we understand these. These were basically issued out because
search seizure carried out during COVID was creating a lot of concern, and they were saying that if person, जहाँ पे हम सारा लॉकडाउन था और एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे, अगर बाहर के ऑफिसर्स अगर आ रहे हैं तो क्या प्रिकॉशन उनको लेने चाहिए। उस समय उन्होंने ये पूरा इशू किया था, जो अभी भी लागू है और पूरी टाइम लागू रहेगा। Officers issuing authorization has to duly record the reasons in writing. जैसा हमने पहले देखा कि अगर कोई लोअर ऑफिसर आपके वहां इंस्पेक्शन करने आ रहा है, he will have to bring the authority from the joint commissioner, because joint commissioner has the right to give this authority. The joint commissioner has to give the reason, उनके उसमें क्या रीजन है जिसके कारण ये डिप्यूटी कमिश्नर को ऑथोराइज कर रहे हैं आपके वहां इंस्पेक्शन करने को आने के लिए। Premise of person cannot be searched on the authority of search warrant issued for premises of another person. ये एक्चुअली एक केस हो गया था कि एक जन के नाम पे उन्होंने नोटिस इशू किया हुआ था, वो वारंट लेके सर्च पार्टी वहां पे आ गई, सर्च करने लगी, फिर उनको ऐसा लगा कि शायद इनके सारे गुड्स और बुक्स बाजू वाले की दुकान में रख दिए हैं, तो उनको बाजू वाले के वहां जाना था। तो ये मैटर कोर्ट में गया और कोर्ट ने बोला कि नहीं, अगर वारंट आपके पास पहले वाले का ही है तो आप पार्टी ए का ही कर सकते हो, सर्च आप पार्टी बी का नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको दूसरा वारंट लाना होगा। Officer shall first identify themselves and shall offer their personal search. जो ऑफिसर आते हैं उनको पहले खुद को दिखाना होगा कि वो ऐसा कुछ गलत चीजें नहीं लेके आ रहे हैं जहां से बाद में आपके ऊपर कोई ब्लेम आ सके। A lady officer shall be necessary as part of the team if it is the conduct of a residence. अगर किसी घर का सर्च हो रहा है तो एक लेडी ऑफिसर रहना जरूरी है। Presence of 2 or more witnesses who are inhabitants of the locality or any other locality if the former are not available. आपकी लोकेलिटी अगर सर्च सीजर कैरी आउट हो रहा है तो 2 विटनेस वो लोकेलिटी से होना जरूरी है। Person from whose custody any documents are seized may be allowed to make copy thereof and extract therefrom on such for which suitable time will be taken. Panchnama can contain truthful account of proceedings, list of goods etc. Time shall be prepared, और वो पंचनामा की कॉपी पे ऑफिसर भी साइन करेंगे, जो जिनका जो बिजनेस वाले वो भी करेंगे, और जो विटनेस आए हुए उनको भी साइन करना, वो पंचनामा पे करना है और उसकी कॉपी देनी है। In case of any statement is recorded, each page will be signed by the person who has made the statement. ताकि ये प्रूफ है कि वो पर्सन ने पढ़ा है वापस और वो कंफर्म कर रहे हैं कि ये स्टेटमेंट मैंने ही दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि ऑफिसर ने कुछ भी लिख दिया है। जैसा हमने पहले कहा कि there has to be a reason to believe, and what is reason to believe is again very important. रीजन टू बिलीव का और कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, पर जीएसटी के ही एफएक्यू में एक दिया हुआ है दैट has to explain the FAQ has been explained FAQ that to have knowledge of facts which although not amounting to direct knowledge would cause a reasonable person knowing some facts to reasonably conclude the same thing. Actually एक केस हो गया था, जो केस में applicable provision थोड़ा ambiguous था। डिपार्टमेंटल अथॉरिटी ने बोला कि मैंने सर्च सीजर इसके लिए किया हुआ है क्योंकि ये एम्बिगुअस है, तो ऐसा हो सकता है कि इन्होंने सही तरीके से इसको अप्लाई नहीं किया हुआ है। कोर्ट ने कहा कि प्रोविजन एम्बिगुअस है तो आपका रीजन टू बिलीव नहीं हो सकता है। योर रीजन टू बिलीव हैज टू कम फ्रॉम द फैक्ट्स ऑफ द केस ऑफ द असेसी। उनके फैक्ट्स के कारण ही आपका रीजन आ सकता है, क्योंकि जो प्रोविजंस लागू है उसमें कोई समस्या है, उसके कारण आप शंका क्रिएट नहीं कर सकते हैं। In another case, in case of income tax में भी same wordings है, उसमें ऐसा कहा है कि reason to believe does not mean a purely subjective satisfaction on the part of the officer. The reason the officer should have in good faith and not merely on pretense. उनको लग रहा है इसलिए नहीं, सही में वो बिलीव करते थे कि इस तरह का इस समस्या हो सकती है, इसीलिए उन्होंने वारंट इशू किया है, वो इम्पोर्टेंट है। Lastly, in case of the Patna High Court has held that a seizure deprives the owner of his property and the same cannot be made on the basis of suspicion, however strong it may be. Just क्योंकि उनको शंका है उसके ऊपर नहीं हो सकता है। शंका को उनको रीजन टू बिलीव में कन्वर्ट करना होगा कि वो मानते हैं ऐसा हुआ है, क्योंकि ये अंडरलाइन डॉक्यूमेंट्स है, ये इंफॉर्मेशन है, ये रिकॉर्ड्स है उनके हाथ में, जिससे वो प्रूव कर सकते हैं कि ये रीजन टू बिलीव है कि ये गलत काम हो रहा है, इसीलिए वो सर्च सीजर कर रहे हैं। Very important points, because you may actually question the reason to believe if these elements are not existing. Next is the point in relation to section 67 subsection 1, that inspection जब carry out होता है, authorization issue होता है, what is the procedure which is carried out? Procedure is given under rule 199
where it is that the authorization for the purpose of inspection under section 67(1) should be in writing in form GST INS 01. It should be for the premises where any goods, documents, books, or other things liable for seizure or are being maintained. And that seizure, if it is made, again there is a specific form in the GST INS 02 where it will be done. Search warrants, authorization, summons, arrest memo, letter, etc. must be along with the DIN number. ये भी बहुत बड़ा इशू है कि बीच में कोई भी वारंट बना रहे थे, सर्च वारंट बना रहे थे, उसका ऑथेंटिकेशन नहीं था और इससे काफी हेरेसमेंट हुआ था बिजनेसेस का। तो सरकार ने अब नियम लाया हुआ है कि सर्च वारंट है, ऑथराइजेशन है, समन्स है, तो सरकार के पोर्टल से एक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर उसके ऊपर इंप्लीमेंट हो जाएगा और डिन नंबर वाला ही डॉक्यूमेंट ऐसा बन सकता है। Only in certain exceptional situation they may give this that the document is without issued without DIN. तो वो छप्पा वहां पे रहना चाहिए कि this has been issued without DIN because for that period either the system was down or something was wrong and the time could not have been let gone. Where it is not practicable to seize goods, then they may issue a notice and under form GST 03 that no goods of this nature will be removed from this premises in case where seizure cannot happen. So this was in relation to the enforcement provisions of inspection, search and seizure. Two important points, like I said, अगर ऑडिट होता है या सर्च सीजर इंस्पेक्शन होता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके ऊपर दबाव आएगा कि आपने ये गलत किया हुआ है इसलिए आप टैक्स पे कर दीजिए। अगर वो दबाव आ रहा है तो जैसे मैंने कहा कि अंडर प्रोटेस्ट पेमेंट कर सकते हैं। अंडर प्रोटेस्ट पेमेंट की टर्मिनोलॉजी अंडर द लॉ इज नॉट एग्जिस्टिंग। हाउएवर, like I said that just to reserve your legal rights and for the submission, it is a recognized principle under the doctrine of duress that if you are being made to pay, then you have the right to say that you are making under protest. तो ऐसा एक लेटर फाइल करिए। दूसरा, आपका जो DRC 03 है वहां पे एक रीजन कॉलम होता है कि आप रीजन क्यों पे कर रहे हैं, वहां पे वेरी क्लियर अक्षर में डालिए कि दिस इज आउट इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, द रीजन बीइंग इन्वेस्टिगेशन दैट यू आर मेकिंग दिस is under column 8 of the DRC 03. If the issue is ultimately decided in favor of the assessee is entitled to refund of the deposit amount because you have paid under protest and the assessee has not passed on the cost, the burden, वरना unjust enrichment का आपके ऊपर concern आ सकता है। अभी ये issue whether you can pay under protest or not had come up before, in case of GST, had come up before two courts, and the two courts have taken divergent views, where in the case where the Madras High Court had taken the view that for the department to refund the amount paid by the tax officer under protest during the investigation, whereas in case of the Madras High Court, again in case of Aditya Energy, has said that under protest will be subject to final appropriation of proceedings, और उसके बाद जो बचेगा तो शोकॉज नोटिस इश्यू होके ये हो सकता है। पहले वाले केस में ये हुआ था कि शोकॉज नोटिस इश्यू होने के पहले उन्होंने बोला कि अगर ये अंडर प्रोटेस्ट दिया हुआ है तो आप दे दीजिए, आप शोकॉज नोटिस इश्यू करिए। शोकॉज नोटिस इश्यू होने के बाद जब एडजुडिकेट होता है और इनके अगेंस्ट में होता है तो आप वापस पेमेंट कलेक्ट कर लीजिए, पर अभी जो आपने डाउन पेमेंट ले लिया था अंडर प्रोटेस्ट में वो आप पूरा का पूरा रिफंड कर दीजिए। सो दिस नंदीदाल मिल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव एज वेल। पेमेंट अंडर प्रोटेस्ट पे और भी जजमेंट्स है, भूमि एसोसिएट एंड ज्योति कंस्ट्रक्शन। आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल ऑन ऑल ऑफ these are provisions which are available, but important to state that these are very important, which create the right of under protest payment even under the GST regime, even though these wordings do not specifically exist under the GST legislation. Next, as we talk about summons and search seizure, जब भी इंस्पेक्शन होगा तो समन्स इशू होने के बहुत ही चांसेस है। समन्स के रिलेटेड प्रोविजंस क्या है? सेक्शन 70 ऑफ द CGST, द प्रॉपर ऑफिसर कैन इशू समन्स टू द पर्सन whose attendance he considers necessary either to give evidence or produce any document. और बहुत ही महत्व की बात है कि समन्स प्रॉपर ऑफिसर को बुलाने के लिए एक सुपरिटेंडेंट भी इशू कर सकता है, and therefore you have the right. आपने बहुत बार सुना होगा कि ऑफिसर कहेगा कि आप ये कर रहे हैं वरना तो मैं कल समन्स इशू कर दूंगा, आपके MD को समन्स इशू कर दूंगा, आपके चेयरमैन को समन्स इशू कर दूंगा।
एक सुपरिटेंडेंट लेवल का अथॉरिटी भी ये चैलेंज कर सकता है क्योंकि पावर्स दिए गए हैं राइट अप टू द लेवल ऑफ सुपरिटेंडेंट टू इशू समन्स. Maybe for the department's perspective, rightly so, because summons issue करना superintendent जो के field में घूमता है उसको पहले पता चल जाएगा कि ऐसी issue है. By the time he goes back to his ACDC, deputy commissioner, assistant commissioner, or to the joint commissioner or to the commissioner, it could very well be that the person may disappear, and therefore he is in a position to issue summons the fastest, and therefore he has been given the powers. There was one issue which had come up, that can the summons be issued by the senior inspector of DGGI. Now there is a notification 14 of 2017 which correlates which authority of the jurisdictional authority. So superintendent jurisdiction is equivalent to the senior inspector of DGGI, and therefore the senior inspector of DGGI can also issue these summons. Summon proceedings are deemed to be judicial proceedings under section 193 or 228 of the IPC, and therefore if any false evidence is given at the time of summons, it could be punishable. Again, at the time of summons, if you behave in an irrational manner or you insult or disrupt the proceeding before the public authority जिन्होंने आपको summons में बुलाया है, you could be punishable. If the person जिनको summons किया गया है, it does not appear, again that is also punishable, and in fact there could be prosecution as well. And therefore, if some senior officer has been called in under summons, please be careful to have proper communication recorded and mention why he cannot come, so that that can become evidence in case if prosecution proceedings are commenced by the GST authorities. Summons cannot be issued repeatedly to coerce or harass the taxpayer with the purpose to recover substantial amount. In fact, the Bombay High Court has directed the GST authorities to issue norms as to how many times such summons can be issued. In case of Shalaka, the court has actually noted and mentioned that the GST authority, the department, should issue very specific instructions as to कभी-कभी summons issue कर सकते हैं, कितनी बार ये summons issue कर सकते हैं और उसके beyond नहीं. Because एक ही एक officer को आप 10 बार बुलाओगे, 12 बार बुलाओगे is not an appropriate thing. Service of summons, again very widely prescribed that how the service of summons can be carried out by giving or tendering or directly by a messenger, including the courier, etc. भेज सकते हो आप, registered post, speed post से भेज सकते हो, email से भेज सकते हो, कोई common portal है, portal पे upload कर दिया, that is also good enough. And in fact, lot of our clients had faced this issue कि वो portal access नहीं कर पा रहे थे और या तो नहीं कर रहे थे और portal पे summons लगा दिया गया था. And they said that if you have not read on the portal, that is not their fault because that is good enough service of summons. In case of publication of newspaper, etc., also that can be a service of summons. And if none of the modes are practicable, by affixing at a place which is conspicuous place near the business or residence of the person for whom the summons are issued. If a person on whom summons have been serviced absconds to avoid service of summons, he could be prosecuted under 172. हमने 174 में देखा कि वो जब जाके नहीं जाता है तो अगर वो भाग जाता है तो 172 के नीचे he can be prosecuted. In case he does not produce the documents or electronic records required to be produced, he can be prosecuted under 175 as well. एक क्वेश्चन आया था that can summons be issued, अगर किसी को WhatsApp पे summons भेज सकते हैं क्या? तो the Supreme Court by a suo motu writ petition had issued out a instruction to say that service of summons during the lockdown, क्योंकि वो कोविड चल रहा था, COVID-19 के सिनेरियो में उन्होंने कहा था कि ईमेल, फैक्स और कॉमनली यूज इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल के द्वारा भी आपको समन्स इशू हो सकता है. सर्विस ऑफ समन्स पे दो और जजमेंट से काफी इंटरेस्टिंग है. समन शुड नॉट बी सर्व टू द सीनियर मोस्ट ऑफिसर. काफी बार होता है कि ऑफिसर जो आते हैं इंस्पेक्शन के लिए धमकी देते कि ये डेटा दे रहे हो, ये पेमेंट कर रहे हो, वरना तो मैं कल के कल आपके चेयरमैन को या तो आपके एमडी को मैं इशू कर रहा हूँ. In fact, in case of Sudhir Devra versus Commissioner of Central Excise, the courts have very clearly mentioned that it should not be directly to the senior most officer of the company. It should rather be to the person who has the knowledge of this. And the officers creating or serving the summons should apply his mind and should not summon any person unless it is required for the purpose of such an inquiry. Again, in case of GAIL Gas Limited versus DGGST, GST में ये हुआ है, where summons were issued under section 70 to the COO or the DGM, and it was held that if the assessee deputes some other officer who has better knowledge, जिसके ऊपर आपको question होने वाले हैं,
then it is appropriate requirement that should be sufficing the DGGST as well. Again, there are very specific guidelines to issue summons, that summons should be issued only as a last resort. Language should not be harsh. It should not create mental stress in the language itself कि कोई डर के आपके पास आ जाए. Written permission should be taken not below the rank of the assistant commissioner before such summons are issued. Where written permission is not possible, oral can be taken, but it should immediately be converted to writing once the officer is available. Officer should submit, report or record a brief proceedings in the case on file that वो क्यों summons issue कर रहे हैं. And senior managers such as CEOs, CFOs, general managers, etc. of public sector and large companies should not generally be issued summons at the first instance except in the first instance itself, except where there is a decision making involved where he has been part of that. Now, when we talk about summons, what are the rights of a taxpayer? हम businesses, taxpayers की क्या rights होती है? Under section 161 of the CRPC, no person is bound to answer any questions which exposes him to a criminal charge. तो अगर आपके पे क्वेश्चन है और कुछ गलत है और आपको आंसर, तो आप कह सकते हो कि आई वुड प्रिफर टू रिमेन साइलेंट, मुझे इसका जवाब नहीं देना है, क्योंकि अगर आप जवाब दिया तो यू हैव द राइट टू नॉट सेल्फ इंक्रिमिनेट. मैं खुद के ही अगेंस्ट में कुछ बोल रहा हूँ, ऐसे मेरे से वो स्टेटमेंट नहीं ले सकते हैं. राइट टू रिट्रैक्ट स्टेटमेंट, अगर मेरे से कोई गलत स्टेटमेंट हो गया है मैं तुरंत ही उसको रिट्रैक्ट कर सकता हूँ. एंड राइट टू क्रॉस एग्जामिन, अगर आपको स्टेटमेंट लेते समय ये कहा जा रहा है कि अरे मैंने आपके वेंडर को मिला था, आपके वेंडर ने कहा आप तो इस तरह का बिजनेस करते हो, या तो आपके कस्टमर को मिला था और वो कस्टमर ने कहा कि आप इस तरह का करते हो, आप वो ऑफिसर को कह सकते हैं कि प्लीज आप वो वेंडर को मेरे सामने लाइए या तो कस्टमर को मेरे सामने लाइए, मुझे उनको सवाल करने हैं कि उन्होंने किस बेसिस पे ये आंसर दिया हुआ है. सो यू हैव द राइट टू क्रॉस एग्जामिन बिफोर यू मेक अ स्टेटमेंट ऑन एस्पेक्ट्स वेयर यू आर बीइंग क्वेश्चन. Again, very important pointers, because in lot of situations we may face some of these aspects as the audit and inspection regime starts off, and it's very important that we are aware of all of these rights that we as taxpayer have in the course of these audits or inspection, search, seizure being carried out. Some more practical pointers. In audit we saw those other practical pointers. In case of summons, what are the practical pointers? Where summons are issued, it calls for data to be submitted. Normally data is required to be submitted. When submitting the data, please ensure you have internally reviewed the data. कोई गलत, अगर जितना डेटा चाहिए उतना ही दीजिए. डेटा कभी इतने हमारे उसमें हमने देखा हुआ है कि प्रिंटर पे डेटा जो देना था वो प्रिंट आउट फायर किया हुआ था, किसी और ने भी उसी प्रिंटर पे प्रिंट आउट फायर किया हुआ था और कोई दूसरा लेटर डेटा में साथ चला गया, और जो लेटर का कोई मतलब नहीं था वो लेटर से भी एक नई समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि वो लेटर तो मांगा ही नहीं था अथॉरिटी ने. तो प्लीज बी क्लियर दैट आप ठीक से देख रहे हैं कि क्या क्या डेटा गया हुआ है, क्या सबमिट हो रहा है. इंटरनल कंप्लायंसेस टैक्स पोजीशंस आर अप्रोप्रिएट. डेटा देने के पहले अगर आपको लग रहा है कि इंटरनल कुछ कैरी आउट करना चाहिए, प्लीज कैरी आउट करके रिवाइज डेटा निकालिए और वो डेटा दीजिए. जब अथॉरिटी कोई डेटा मांगती है, देखिए कि आप उतना ही डेटा दे रहे हैं जो वो मांग रहे हैं. ज्यादा डेटा देना भी तकलीफ है और कम डेटा देने में वो अननेसेसरी उनके माइंड में डाउट क्रिएट करेंगे, तो वो भी अवॉइड करिए. प्रिपरेशन टू रिस्पॉन्ड टू क्वेरीज अराइजिंग फ्रॉम डेटा सबमिटेड. जब भी आप डेटा सबमिट कर रहे हैं, नॉर्मली एक इंडिकेशन मिल ही जाता है कि किस कारण ये डेटा मांगा जा रहा है. आप तैयार रहिए कि जैसे ही आप ये डेटा फाइल करेंगे तो और सवाल आएंगे, वो सवाल के जवाब भी आप रेडी रखिए. दूसरा, जैसे आप डेटा फर्निश करते हैं, ये भी तैयारी रखिए कि जितना डेटा दोगे तो दूसरा ये डेटा मांगेंगे वो, तो उसकी भी तैयारी. से फॉर एग्जांपल हम कोई डेटा दे रहे हैं कि जिसमें हमने बोला है मेरे इतने इतने इनवॉइस है, उसके नीचे है कि मैंने दूसरे ये भी खर्चे किए हुए हैं. रेडी रहिए कि दे विल आस्क फॉर एडिशनल कॉस्ट, additional documents in relation to this further cost that you are, further expenses that you are declaring. Undertake briefing of summoned company officers prior to the visit to the authorities. अगर समन में कोई ऑफिसर जा रहा है, इट इज बेटर दैट इंटरनली आप एक बार डिस्कस कर लीजिए कि क्या क्या जवाब वो देंगे, किस तरह के सवाल आ सकते हैं, क्योंकि अगली बार ऐसा हो सकता है वो ऑफिसर के बदले कोई और ऑफिसर को बुलाया हुआ है, तो अगर वो आपने इंटरनली ब्रीफिंग किया हुआ है तो सब सेम आंसर देंगे. दूसरा, जब वो ऑफिसर समन्स करके वापस आता है, नॉर्मली तो स्टेटमेंट की कॉपी मिलेगी. अगर स्टेटमेंट की कॉपी नहीं मिल रही है तो प्लीज उससे डाउनलोड ले लीजिए उन्होंने क्या क्या स्टेटमेंट दिए हुए, ताकि अगर अगली बार कोई दूसरा ऑफिसर जाए या तो अगर कोई दूसरा स्टेटमेंट पूछे में आए तो वी आर कंसिस्टेंट इन व्हाट वी आर रिस्पॉन्डिंग. फाइनली, ऑन द स्टेटमेंट पोर्शन,
Statement should be made voluntarily and free of any pressure. Any person or to whom summons have been issued, his statement can be recorded and can be used as evidence against him. Statement made and signed by a person on appearance in response to any summons issued under section 70 during the course of any inquiry or proceedings under this act shall be relevant for the purpose of proving in any prosecution for an offense under this act. Again, very important provision that अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट दिया हुआ है या तो कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया हुआ है, और ये सेक्शन 136 में ही बाद में उन्होंने लिखा हुआ है, इनफैक्ट आई डोंट नो अगर वो प्रोविजन स्लाइड ली हुई है, बट अगर सपोज किसी ने स्टेटमेंट दिया हुआ है और वो पर्सन बाद में अवेलेबल नहीं है कोर्ट के सामने, तो उसका स्टेटमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एविडेंस ऑफ ही हैविंग गिवन द स्टेटमेंट. और इफ ही हैज मेड अ स्टेटमेंट व्हिच इज टू बी एक्सप्रेस्ड, then that is also very important. So section 136 is very important while making a statement. The person taking the statement, proper officer, he is not a police officer. A statement made before proper officer can be used as an evidence. पुलिस ऑफिसर में अंडर द सीआरपीसी ऐसा है कि पुलिस ऑफिसर के सामने आप जो स्टेटमेंट दे सकते हो, वो पुलिस ऑफिसर या तो कोई दूसरा अटर्नी उसको स्टेटमेंट की तरह यूज नहीं कर सकता, एविडेंस की तरह यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि ये मानना है कि पुलिस के सामने जब आप स्टेटमेंट देते हो तो आप घबराए हुए रहते हो, डरे हुए रहते हो और पुलिस आपके ऊपर प्रेशर कर सकती है. बट प्रॉपर ऑफिसर इज नॉट अ पुलिस ऑफिसर. अगर आप स्टेटमेंट दे रहे हो, आप उस तरह से स्टेटमेंट दीजिए जो सही बात है, सो दैट लेटर ऑन अगर वो स्टेटमेंट उसके रिकॉर्ड में है और अगर उसमें ये लिखा गया है कि जो आपके फेवर में है, तो आप वो स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं. Statements are taken only of the authorized person of the organization, but also for the person indirectly associated. So खाली authorized person ही नहीं, जो indirectly associated है उनका भी स्टेटमेंट लिया जा सकता है. तो अगर आपके पास कोई शोकॉज नोटिस आई है या तो डिमांड नोटिस आई है ऑन द बेसिस ऑफ अ स्टेटमेंट टेकन ऑफ अ ट्रांसपोर्टर और योर वेंडर और योर बायर, देन इफ दैट ट्रांसपोर्टर, वेंडर, बायर को प्रेशर में स्टेटमेंट लिया गया है, आप वो वेंडर के उसके पास जाइए, उसको पहले पूछिए आपने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया है, और अगर वो प्रेशर में है तो यू कैन यूज दैट टू इमीडिएटली फाइल फॉर रिट्रैक्शन ऑफ दैट स्टेटमेंट. Two important points, practical pointers, that whether at the time of statement, recording of statement, can a lawyer be with you? In case of Pulpandi versus superintendent, the court had held that there is no right to have a lawyer there. However, in case of Anand Prakash Chaudhary, सुप्रीम कोर्ट के सामने ये आर्गुमेंट दिया गया था कि दिस इज इम्पैक्टिंग माय राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी. अगर मेरे को वहां पे मेरे को डर लगता है कि ये लोग मेरे पे कुछ करेंगे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है लॉयर रह सकता है, बट वो थोड़े डिस्टेंस पे खड़ा रहेगा, जहां से वो लॉयर आपको देख तो सकता है जब भी आपकी इंक्वायरी हो रही है, जब आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है, पर वो सुन नहीं सकता है आपकी क्या बातें हो रही है. So the lawyer may only be permitted to be within visible distance but not audible distance. In case of Sudhir Kumar Agarwal, this is in case of GST, they have held that the presence of lawyer is not required and therefore lawyer should not be present in the case of statement recording or this. In certain practical pointers, again while giving a statement, without fail the statement should be true and to the best of your knowledge. अगर आपको पता नहीं है, आप कहिए कि मुझे ये पता नहीं है, या तो आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ डॉक्यूमेंट देख के आना पड़ेगा, तो आप ये कहिए कि मैं देख के आपको बता दूंगा, पर गलत जवाब तो कभी मत दीजिए. Where the person does not have the knowledge or has limited knowledge, the same may be specifically stated rather than giving an incorrect response. Section 159 of the Indian Evidence Act and Section 160 are again applicable, are very important. One is the section relation to refreshing memory. अगर आपको उस वक्त याद नहीं आ रहा है, आप ये टाइम मांग सकते हैं कि मुझे एक बार कुछ डॉक्यूमेंट देखना पड़ेगा, वो देख के मेरा माइंड क्लियर हो जाएगा, फिर मैं आपको जवाब दे सकता हूँ. And it is obligated by the officer to show you that. Testimony to facts stated in the document mentioned under 159. अगर आपने पहले कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है और फिर से वो स्टेटमेंट पूछा जा रहा है आपको, और अगर आपको ध्यान में नहीं आ रहा है कि आपने पहले क्या स्टेटमेंट दिया हुआ था, आप कह सकते हो कि मेरे को एक बार वो डॉक्यूमेंट दिखाओ, तो उससे मुझे याद आ जाएगा कि मैंने किस तरह से स्टेटमेंट दिया हुआ था. So therefore again that is within your rights to ask them to examine based on which they are raising statements to you. Attempt should be made to reduce exposing more and more people to make statements, because कहीं गलत दो जन कोई अलग जवाब नहीं दे दे, गलत स्टेटमेंट नहीं कर दे, इसका ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. So with this we cover our today's session. Like I mentioned, the purpose of today's session was to deal with audit, inspection
And I had added a couple of more aspects of search seizure. Along with that, normally if an inspection search seizure happens, it is followed by a statement or summons, and therefore it was very important that we understand how do you deal with summons when summons are issued or when statements are required. I hope I've been able to do justice to the time that the listeners have given me. I'll hand it over back to GJEPC and happy to answer within the permissible time any questions that the audience may have. थैंक यू निशांत जी। ऑडियंस से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके सामने इनके ईमेल आईडी और डिटेल्स हैं, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि निशांत जी ने बहुत ही अच्छे तरह से और बहुत ही ब्रॉडर ढंग से इस चैलेंजेस को विस्तार में आपके सामने रखा है। तो मुझे लगता है बहुत सारे प्रश्न जो आपके मन में थे उसके डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चंस रह गए हैं तो आप डायरेक्टली इनको अप्रोच कर सकते हैं या हमें लिख सकते हैं। चूंकि समय की मर्यादा ये है कि लगभग 1.5 घंटे का समय हमारा होने को है, तो मैं खाली 1-2 क्वेश्चंस लूंगा और उसके बाद में निशांत जी से आग्रह करूंगा कि फिर हम इस कार्यक्रम को आज की समाप्त कर देंगे। बिल्कुल। कि मैं ये भी करता हूँ कि अगर चाहिए तो चैट में मेरा पर्सनल आईडी भी डाल देता हूँ, तो इनकेस किसी के पास क्वेरीज है भेजनी है तो मेरे पर्सनल आईडी भी भेज सकते हैं, क्योंकि समय की मर्यादा है, मैं सारे क्वेश्चन शायद नहीं ले पाऊंगा इसके लिए। मिथिलेश जी प्लीज। तो आप डेफिनेटली चैट बॉक्स में आप अपना ईमेल आईडी, कांटेक्ट नंबर डाल दीजिए। मेंबर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैट बॉक्स से उसको नोट डाउन कर लें और जो भी आपकी क्वेरी है सीधे आप ELP टीम के साथ में जुड़ करके निशांत जी के हेल्प से आप अपने सॉल्यूशंस प्राप्त कर सकते हैं। ईमेल आईडी उन्होंने अपना डाल दिया है और कांटेक्ट नंबर्स भी। तो जो भी मेंबर्स यहाँ पे हैं उन सबसे आग्रह है कि उस नंबर्स को नोट कर लें और अपनी जो भी क्वेश्चंस रह गए हैं, जो आपके मन में जिज्ञासाएं आएंगी या आने वाले समय में जो आपको चैलेंजेस नजर आता है, आप फाइल और पेपर देखने के बाद में, डिस्कशन सुनने के बाद में, तो आप निश्चित तौर पे उनसे संपर्क करें। निशांत जी, खाली एक क्वेश्चन मुझे जानना था कि पंचनामा के लिए जो आपने कहा कि 2 विटनेस की जरूरत होगी, तो ये जो उसको डिपार्टमेंट, GST डिपार्टमेंट उसका अरेंजमेंट करता है या जहां पे इंस्पेक्शंस हो रहा है उनको अरेंज करना होता है? ये नॉर्मली म्यूचुअली हो जाता है। GST डिपार्टमेंट आपको भी सुविधा देगी, अगर आपके पास अवेलेबल है विटनेस तो आप इसको बुला सकते हैं, बट ये बेसिकली सुविधा की तरह से है, इसके लिए जो टैक्स पेयर है उसकी प्रोगेटिव रहेगी। निशांत जी, एक थोड़ा सा सब GST से रिलेटेड IGST के बारे में एक क्वेश्चन था हमारे पास में कि किसी मेंबर ने अगर कस्टम में IGST पेमेंट कर दिया है ड्यू अमाउंट से ज्यादा, तो उसको उनको अगर अपील करना है या रिफंड के लिए क्लेम करना है तो किस अथॉरिटी को उन्हें अप्रोच करना चाहिए? बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी इफेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि ये समस्या आ सकती है अगर आपने ज्यादा पे कर दिया है। अनफॉर्चुनेटली GST के नीचे या कस्टम्स के नीचे ऐसा स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है जो आपको रिफंड ग्रांट कर देगा आपके एक्सेस पेमेंट के लिए। या तो आप उसका क्रेडिट लेके यूटिलाइज कर सकते हैं, पर अगर आपके पास अक्यूमुलेटेड क्रेडिट है और यूटिलाइज नहीं कर पाने वाले हैं तो उसमें एक प्रोविजन है जिसके नीचे आप आपकी जो बिल ऑफ एंट्री होती है उसको रेक्टिफाई, मॉडिफाई करा सकते हैं और रिफंड सीक कर सकते हैं। अगर ये सब कुछ करने के बावजूद भी नहीं हो रहा है तो आपके पास कोई उपचार नहीं रहेगा, पर आपको रिट फाइल करनी पड़ेगी अंडर आर्टिकल 265 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। The article says that no tax can be collected without the authority of law. तो लॉ की अथॉरिटी इतनी है कि जो एक्चुअल टैक्स है, अप्रोप्रिएट टैक्स है, उतना ही कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बियॉन्ड अगर किया हुआ है तो इसको रिटर्न कर देना है टैक्स पेयर को, क्योंकि दैट इज बियॉन्ड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो ये जो क्लेम फाइल करना होगा वो किस अथॉरिटी के पास में जो है फाइल करना होगा? ये क्लेम तो एक्चुअली कस्टम्स में ही फाइल करना होगा, क्योंकि आपने जो टैक्स पे किया हुआ है भले वो IGST है, पर वो कस्टम, आई एम अंडरस्टैंडिंग वो इंपोर्ट के लिए किया गया है, तो इसलिए कस्टम्स में ही फाइल करना होगा और उनको ही वो प्रोसेस करके देना होगा। थैंक यू निशांत जी। मुझे लगता है कि अब मैं प्रश्न ज्यादा कुछ और नहीं ले पाऊंगा और मैं एक बार फिर से जो मेंबर्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं आपको अपना ईमेल आईडी और अपना डिटेल शेयर कर रहे हैं। मैं आप सभी को हुए कि हम दूसरे क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को लेकर हमारी ELP की टीम के साथ में
इनकी एक्सपर्टाइज के द्वारा आप तक जो आप होंगे उसका सोल्यूशन हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो मैं DGIPC की तरफ से सभी मेंबर्स का एक बार फिर से अभिनंदन करते हुए, और निशांत जी आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने काफी विस्तार से हमारे मेंबर्स का मार्गदर्शन किया। और मैं DGIPC की तरफ से पांडे, हमारी कलीग नाली, हम आपसे अब विदा लेते हैं। और आपके इस सहयोग के लिए मैं और मेंबर्स के इस पेशेंस के लिए कि आपने सारी बातों को ध्यान से अंतिम तक सुना, तो सबके लिए हम आभारी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।